फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। इट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in the economy during an accounting year corresponding to their different levels of income। क्या पढ़ा मैंने अभी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। जितने भी एक्सपेंडिचर्स, देखिए एग्रीगेट का मतलब है हम पूरी इकोनॉमी, एक होल लेवल पे जब हम स्टडी कर रहे हैं, यानी पूरे इंडिया की स्टडी कर रहे हैं, और इसमें हम हमेशा जो प्लान्ड है, जो एस्टिमेटेड है, जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो इट इज़ द सम टोटल दैट द पीपल प्लान टू इनकर, यानी कि लोग कितना प्लान कर रहे हैं कि वो कितना खर्चा करेंगे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का, जितनी भी सर्विसेज हैं, उसमें से एस्टिमेटेड पीपल कितना मतलब खर्चा करने वाले हैं। सो एक अकाउंटिंग ईयर में वो लोग एस्टिमेटेड कितना खर्चा करेंगे, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। और लोग खर्चा किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अपनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर पर्सन की जो इनकम है उसका लेवल अलग अलग होता है। तो हर पर्सन उसके अकॉर्डिंग कितना प्लान कर रहा है कि वो कितना इस साल खर्च करेगा, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड। आई होप दिस इज़ क्लियर। Now AD is never zero because some expenditure is always essential for survival। एग्रीगेट डिमांड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर मान लीजिए आपकी इनकम ज़ीरो है, तब भी आप चाहे सेविंग से लेंगे चाहे लोन लेंगे, लेकिन आपने खाना तो खाना है, तो कुछ ना कुछ खर्चा करना बहुत एसेंशियल है ज़िंदा रहने के लिए। ज़िंदा रहने के लिए आपको पानी चाहिए, आपको खाना चाहिए। सो इन सब में भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है। दैट्स वाई AD इज़ नेवर ज़ीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चा करना हमेशा ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल। नेक्स्ट आता है AD शेड्यूल। AD शेड्यूल का मतलब है वो टेबल जो एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो देखिए यहाँ पे टेबल दिखा रही है, इनकम Y मतलब होता है इनकम एंड AD एग्रीगेट डिमांड। तो इनकम और एग्रीगेट डिमांड की एक टेबल है जिसे हम कहेंगे AD शेड्यूल। सो AD शेड्यूल शोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। और टेबल क्या बता रही है, पहले हम टेबल देखते हैं। देखिए, ज़ीरो जब इनकम है तो एग्रीगेट डिमांड 30 है। सो देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर व्हेन Y इज़ ज़ीरो। मैंने अभी बताया कि चाहे इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो, तब भी हम कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर करेंगे, बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो ज़ीरो पे जब इनकम ज़ीरो हो तो जो खर्चा हो रहा है, यानी कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस। ये हम आगे पढ़ेंगे ऐसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, लेकिन वो सिर्फ कंजम्पशन के अंदर आता है। सो जब 20 इनकम है तो 35, 40 इनकम है तो 40, 60 इनकम है तो 45 और 80 इनकम है तो 50। अब आप यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे कि ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, राइट? यानी AD इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू Y। अगर इनकम बढ़ रही है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। अब इसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स आप खर्चा ज़्यादा करोगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो तो जिस रेट से इनकम बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड उस रेट से नहीं बढ़ रही है। कैसे? देखिए, इसमें हर बार 20 से इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ 5 इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि इनकम तो हमारी बढ़ रही है 20 से, और एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ रही है कि सिर्फ 5 से। तो ऐसा क्यों है? AD lags behind Y because at higher levels of Y people start saving a part of their income। यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इनकम में से सारा खर्च तो नहीं करोगे, कुछ पार्ट जो है पीपल उसका सेव कर लेते हैं, सेविंग्स में रख लेते हैं फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं, तो वो सेविंग में जाता है। और इसीलिए जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है उस रेट से हमारी एग्रीगेट डिमांड कभी भी नहीं बढ़ती। एग्रीगेट डिमांड हमेशा पीछे रहती है। क्यों? क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो हम कुछ पार्ट सेव करके रख लेते हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज़ AD कर्व, यानी एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम अब हम देखेंगे कैसे बनता है। Y एक्सिस, X एक्सिस, ओरिजिन आपको पता है। X एक्सिस पे हम इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम यानी कि GDP। क्यों यहाँ पे हम इनकम को GDP के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं?
क्योंकि इनकम का मतलब क्या होता है कि टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई। ये हम इसकी बात नहीं कर रहे कि एक आम आदमी की सिर्फ एक नॉर्मल एवरेज इनकम कितनी है, हम पूरे इंडिया की इनकम लेके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इनकम और जीडीपी को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकम का मतलब यहाँ पे एक एवरेज इनकम का नहीं है। जब हम होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम इनकम को भी एज अ मतलब होल स्टडी करेंगे। तो इनकम का मतलब क्या है, यहाँ पे जितनी इनकम पूरी इकोनॉमी में जनरेट हुई है वो, और जीडीपी का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन एक इकोनॉमी में हुई है जो वो। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चेयर की बात करो कि एक चेयर बिकी, मान लीजिए वो 10,000 में बिकी है और उस पर वुड लगा 5,000 का, फिर उस पर अलग से नहीं 6,000 का वुड लगा और 2,000 उस पर लेबर कॉस्ट प्लस 2,000 प्रॉफिट। तो 5,000 ओनर ने किसको दिए? टेबल मतलब वुड के लिए, ठीक है। 5,000 अगर उसने वुड के लिए दिए या 6,000 दिए, कुछ पैसे उसने लेबर को दिए तो वो लेबर की इनकम हो गई, वुड के लिए दिए वो वुड जिसने बेची उसकी इनकम हो गई, और जो प्रॉफिट आया वो उस पर्सन उस ओनर की इनकम हो गई। तो ये तीनों इनकम कितनी हुई? 10,000। और प्रोडक्शन कितने की हुई? 10,000 की वो चेयर बनी। सो फ्रेंड्स, इस वे में इनकम और जीडीपी जो है वो एक दूसरे से यहाँ कंपेरेबल है, दोनों इक्वल है। नाउ वाई एक्सिस पे आती है हमारी एग्रीगेट डिमांड। तो ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड। ये देखिए जो वाई मैंने आपको बताया था, वाई क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? इनकम को। तो इनकम का जो ग्राफ है, जो इनकम की लाइन है वो कुछ ऐसी बनती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसी क्यों है। तो ये एक 45 डिग्री की लाइन है और ये हमारी जा रही है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है यहाँ पे? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा क्यों लिखा है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की तरफ, यानी एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या क्या आता है। तो इसके कुछ बेसिस हैं, मतलब जिसके बेस पे हमने इन्हें किया है। सबसे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर एक 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी होती है और एक 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, और इन सभी के अंदर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? इट इज़ इक्वल्स टू C+I, यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिकली देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर इन दिस इकोनॉमी। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है? जहाँ पे हम सिर्फ जो हाउस होल्ड है उनको और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स में यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ गए और एक लोकल बिजनेसमैन भी आ गया, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है कुछ भी। तो इसके अंदर कंजम्पशन में प्रोड्यूसर जो कंज्यूम कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स वो सभी आएंगे, और प्रोड्यूसर्स जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आएंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर अलग से नहीं है इस इकोनॉमी में। हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन, जो हाउस होल्ड्स हैं वो गुड्स खरीदेंगे, क्यों? फॉर देयर कंजम्पशन। तो अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो चीज़ एक हाउस होल्ड पर्सन, यानी कि अगर हम हैं घर पे बैठे हैं, हम कुछ ले रहे हैं और उसे कंज्यूम करें कुछ खरीद के, सो वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। एंड प्रोड्यूसर्स ऑन द अदर हैंड परचेज गुड्स फॉर पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। और प्रोड्यूसर्स हैं, अगर उन्होंने कोई मशीन खरीदी है तो ऑफकोर्स वो उसको और गुड्स प्रोड्यूस करने में लगाएंगे, सो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट इज 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी में 3 सेक्टर आ गए, कौन कौन से? एक तो हाउस होल्ड कंजम्पशन, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर गवर्नमेंट का एक अलग से सेक्टर आ गया, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C+I+G, यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन प्लस प्राइवेट। अब देखिए ऊपर प्रोड्यूसर्स था और यहाँ पे प्राइवेट है, यानी कि सिर्फ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ही इंक्लूड होगा प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और इसमें गवर्नमेंट का कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कंज्यूम भी करती है और गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है। इन्वेस्ट जैसे कि रेलवेज सारा गवर्नमेंट के अंडर है। और कंजम्पशन कहाँ करती है? जहाँ पे लाइक सोल्जर्स के लिए जो भी अनाज वगैरह जाता है तो वहाँ गवर्नमेंट कंजम्पशन है और गवर्नमेंट का ही इन्वेस्टमेंट है, रेलवेज या और भी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है इन एन ओपन इकोनॉमी। जब हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम उसमें इंडिया के अंदर के साथ साथ जो फॉरेन से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन से जो प्रॉफिट है हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। लाइक
एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। एक्सपोर्ट यानी कि माल जो हम हमारा सामान यहाँ बना के बाहर बेचते हैं, और इम्पोर्ट यानी कि बाहर फॉरेन का सामान हमारे इंडिया के अंदर आता है। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन डिफरेंट इकोनॉमीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा और इजी सा टॉपिक था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।